ठीक है, तो इसका आंसर सभी को मालूम है, ए है। द ग्रेटेस्ट एसेंट्रिसिटी विच अ लोड W can have without tension on the cross section of a short column of external diameter D and internal diameter D। तो hollow column है, तो इसके लिए क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी। ये आपके पास मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी होती है। ये आपके पास क्या है, बेसिकली इट इज मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी, इससे ज़्यादा एसेंट्रिसिटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सेक्शन में क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगी। ठीक है, टेंशन आ जाएगी। और सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, जिनको नहीं आता उनके लिए बता दें। तो अगर ये कॉलम है आपका, ठीक है, इंटरनल डायामीटर है और ये आपके पास एक्सटर्नल डायामीटर है, तो किसी भी सेक्शन पर जो स्ट्रेस लिखी जाती है वो लिखी जाती है P अपॉन ए प्लस माइनस एम बाई जेड। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो P अपॉन ए प्लस एम बाई जेड हो जाती है, और जो मिनिमम स्ट्रेस है वो क्या हो जाती है, P अपॉन ए माइनस एम बाई जेड। यहाँ कंप्रेशन को पॉजिटिव लेते हैं और टेंशन को निगेटिव लेते हैं। तो ये जो मिनिमम स्ट्रेस है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हाँ भाई, प्रणाम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बस ये होता है कि z क्या लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाएगा I अपॉन वाई मैक्स। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है, पाई बाई 64 कैपिटल डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4, और वाई मैक्स क्या होता है, कैपिटल डी अपॉन 2। तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो यहाँ से आपको, और जो मोमेंट होता है m क्या होता है, p इंटू ई होता है, यहाँ ई क्या है, एसेंट्रिसिटी। तो इस तरीके से एसेंट्रिसिटी आपको मालूम चल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कीजिए फटाफट। तो मिडिल थर्ड और मिडिल फोर्थ रूल जो होते हैं वहां से आपने अगर सीख रखा है तो पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट अ सर्टेन पॉइंट इन अ स्ट्रक्चरल मेंबर देयर आर परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये 80 मेगा पास्कल और ये 20 मेगा पास्कल, बोथ टेंसाइल। व्हाट इज द इक्विवेलेंट स्ट्रेस इन टेंशन अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, पॉइजन रेशियो 0.25 है। ठीक है, तो आंसर आ गया डी, वेरी गुड। तो आपको मालूम है कि आपके पास जो मेजर स्ट्रेस दी हुई है वो 80 दी हुई है और जो माइनर है वो 20 दी हुई है। तो जो प्रिंसिपल स्ट्रेन होगी वो क्या होगी, सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस का म्यू टाइम सिग्मा 2 अपॉन ई। और अगर मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी अगर इक्विवेलेंट निकालनी है तो सिग्मा इक्विवेलेंट अपॉन ई, तो ई तो दोनों साइड से गायब हो जाएगा, तो सिग्मा इक्विवेलेंट क्या जाएगा 80 माइनस म्यू कितना है भैया 0.25, 0.25 इंटू 20, तो 20 का 0.25 यानी कि 145, 80 माइनस 5, ये आपका कितना आ गया आंसर 75 सभी का आ गया। वेरी गुड, पूरी की पूरी इक्वेशन ही छाप दी आप लोगों ने, था वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। A simply supported beam of span L and constant width B carries a point load W at mid span। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में W कहां पर लगा, मिड स्पैन पर। द डेप्थ ऑफ द बीम रिक्वायर्ड एट द मिड स्पैन फॉर मैक्सिमम एक्सट्रीम फाइबर स्ट्रेस P। क्या आ रहा है आंसर, बी आ रहा है, वेरी गुड। तो आपको मालूम है जो सिग्मा मैक्स होगा वो क्या होगा, P बाई जेड, M बाई जेड होगा, क्या होगा M बाई जेड। अब मैक्सिमम स्ट्रेस आपको दे रखी है P, अब जो मोमेंट है वो कितना आएगा यहाँ पर WL बाई 4 होगा, क्योंकि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर अगर मैं
पॉइंट लोड लगाता हूं मिड लेंथ पर तो इसका BMD ऐसा बनता है। तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आती है, ये वैल्यू हमारे पास आती है WL/4 और इनटू 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा BD²/6, 6 ऊपर चला गया। तो हमें क्या निकालना है, D निकालना है। तो D बराबर क्या हो जाएगा 3/2 WL/BP और इसका क्या ले लेंगे अंडर रूट। D² को इधर ले गए और P को इधर ले आकर अंडर रूट ले लिया। ठीक है, गुड इवनिंग। चलिए ठीक है भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a two span continuous beam having equal spans each of length L is subjected to UDL of W per unit run over the whole beam। अब कल आप में से कुछ लोग टेलीग्राम में ये क्वेश्चन खेल रहे थे और ये वाला रिजल्ट आप लोगों को पता होता है, लेकिन पता नहीं तब भी क्यों वहां पर आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगा रहे थे MDM। जबकि अगर ये रिजल्ट आता है तो MDM लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपको मालूम है कि एक टू स्पैन कॉन्टिन्यूस बीम आपके पास है जैसे, ठीक है, और इस पर UDL है, तो आप इसे क्या करोगे, इस पॉइंट पर फिक्स्ड मान लोगे। जब इस पॉइंट पर फिक्स्ड मानोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, एक प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम बन जाएगी। और प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम में आप जानते हो कि यहां पर जो रिएक्शन आती है वो कितनी आती थी 3WL/8 और यहां पर जो मोमेंट आता था वो कितना आता था WL²/8। तो जितना मोमेंट इधर से आएगा उतना ही मोमेंट इधर से आएगा। तो मोमेंट क्या होगा आपके पास WL²/8। मोमेंट तो दोनों साइड से सेम आना है। ठीक है, रिएक्शन जरूर यहाँ पर 5WL/8 और 5WL/8, यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो 5WL/4 आ जाएगी। तो अगर मैं इसको A बोल दूं, इसको B बोल दूं, इसको C बोल दूं, तो सारे रिजल्ट आपको बताए हुए हैं। RA था 3WL/8, RB था आपके पास 5WL/4 और M भी था आपके पास WL²/8। ठीक है, चलो उस क्वेश्चन को मैं स्ट्रक्चर की क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका WL²/8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if E is Young's modulus and I is moment of inertia, then the expression EI d4y upon dx⁴ at any section for a beam is equal to। ठीक है, तो आपको मालूम है ये रिलेशन हमने पढ़ रखा है कि EI d2y अपॉन dx², ये क्या होता है आपके पास mx। इसको अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या मिलता है dm/dx, जो किसके बराबर होता है शेयर फोर्स के। और इसको अगर मैं एक बार फर्दर डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या हो जाएगा dB/dx, और जो क्या होता है लोड इंटेंसिटी के बराबर। तो आंसर क्या होगा लोड इंटेंसिटी एट दिस सेक्शन। ठीक है, मैंने साइन को कंसीडर नहीं किया, वहां पर केवल वैल्यू बता रहे हैं आपको। ठीक है, वैल्यू बता रहे हैं। तो हम देखेंगे EI dy/dx स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप होता नहीं है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप होता तो dy/dx है। d2y/dx² मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है, या ये तो खैर मोमेंट होता ही है, या क्या शियर फोर्स रहेगा या क्या लोड इंटेंसिटी रहेगी। तो सारे रिलेशन आपको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
36 का बढ़िया भैया, 5-5 ऑप्शन देते हैं। A 6.4 meter long simply supported wrought iron beam carries a point load of 48 kilonewton at its midpoint. The moment of inertia is इतना, if the elastic modulus is इतना, the deflection at the midpoint of the beam. सिंपल केवल कैलकुलेशन करनी है और कुछ तो करना ही नहीं है। डी और ई सेम है ये तो बहुत ही अच्छे हैं। आ गया आंसर? डी में से कुछ भी बता दो यार। तो डेल्टा आपको मालूम है क्या होगा? PL³ अपॉन 48 EI। वैल्यू रखो आंसर पाओ, वैल्यू रखो आंसर पाओ। तो डी या ई में से कुछ भी बोल दो, आंसर कितना आ रहा होगा? क्या 17.06 आ रहा होगा। ठीक है, सब कुछ तो दिया है। बस ये mm में है, ये गीगा पास्कल है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके इसको मेगा पास्कल में कर लेना और लेंथ को mm में रखना। लेंथ को किस में रखना? mm में रखना। ठीक है, सारी क्वांटिटी सेम यूनिट में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक ऑप्शन 3WL/8 होना चाहिए था, या 3W/8। तो याद है सभी को, इसका आंसर याद रखना है। इसका आंसर क्या होगा? क्या 5/16W। यह आंसर होगा। कैसे करेंगे? आपको एक कैंटिलीवर बीम दे रखी है, प्रोप्ड कैंटिलीवर। A propped cantilever of span L fixed at A and simply supported at B is subjected to concentrated load W at its center। तो W यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? L/2, और ये भी क्या हो जाएगा आपके पास? L/2 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? इस B सपोर्ट को हटाएंगे और यहां पर रिएक्शन कुछ R एज्यूम कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे? इस पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन होगा उसको 0 करेंगे। ठीक है, तो R की वजह से जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा? RL³/3EI इज इक्वल्स टू, इस W की वजह से डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा? W इंटू L/2 का होल क्यूब अपॉन 3EI। ये तो इसकी वजह से डायरेक्ट डिफ्लेक्शन होगा। अब तो ये तो कई बार बताई जा चुकी है कैलकुलेशन आपको, है ना। और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? इस W की वजह से स्लोप वो होगा WL/2 का स्क्वायर अपॉन 2EI, और आगे की लेंथ यानी कि L/2। तो हम लोग कैसे करते थे कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई बीम है, इस तरह की कोई बीम है, तो ये कैसे डिफ्लेक्ट करती थी? यहाँ ऐसे और इसके आगे ऐसे। ठीक है, तो कुछ न्यू स्टूडेंट भी हैं इसलिए उनकी वजह से बता देता हूँ, बाकी तो सभी को आता ही है। तो ये हमारा Δ1 हो जाएगा, जो कि यहाँ के डिफ्लेक्शन के बराबर होगा। अब पॉइंट लोड की वजह से आपको मालूम है PL³/3EI होता है, इसलिए Δ1 आपके पास W इंटू L/2 का क्यूब अपॉन 3EI हो जाएगा। और ये जो Δ2 होता है ये होता है L/2 इंटू थीटा, जहाँ थीटा क्या है? ये एंगल है जो यहाँ के स्लोप के बराबर होगा, और थीटा क्या हो जाएगा? W इंटू L/2 का स्क्वायर अपॉन 2EI। तो आपने इतनी बार प्रैक्टिस कर ली है कि अब ये आप बिना डायग्राम बनाए फटाफट आप लिख देते हैं। ठीक है, तो W की वजह से यहाँ का डिफ्लेक्शन Δ1 और प्लस L/2 इंटू थीटा ये आ गया, दोनों को ऐड कर दिया। ये नीचे की ओर होगा,
अब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी उसकी वजह से ऊपर का डिफ्लेक्शन, दोनों को बराबर करके सॉल्व करोगे तो जो रिएक्शन आएगी वो आपके पास 5/16 W आ जाएगी, 5/16 W आ जाएगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जल्दी जल्दी में क्या राइटिंग आएगी भैया? हाँ इजी है लेकिन बताना तो पड़ता है। A cantilever beam AB as shown in figure is subjected to a point load of 12 kilonewton over a span of 6 meter with E इतना IXX इतना, the deflection at the free end will be। ESC 2020 का सवाल है। अब ये डायग्राम बनाना भूल गए यहाँ पर, ठीक है। तो ESC वालों को ना आजकल कुछ नहीं चाहिए, उन्हें कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट कुछ नहीं चाहिए, बस तुम कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, बस कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं और कुछ चेक नहीं कर रहे, ठीक है। तो डेल्टा बराबर क्या देगा, WL³ अपॉन 3EI, ठीक है। वैल्यूज रखो आंसर पाओ, वैल्यूज रखो आंसर पाओ, ठीक है। ठीक है भाई, तो सबका 72 आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, बी है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, यूडीएल को पॉइंट लोड में चेंज करने पर लोड सेंटर में ही आएगा, तो उसका रिएक्शन क्यों नहीं आया थीटा? क्योंकि बेटा यूडीएल का डिफ्लेक्शन जो है वो अलग आता है और पॉइंट लोड का डिफ्लेक्शन अलग आता है। पॉइंट लोड केवल एक टेक्निक है, ठीक है। एक्चुअल में तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो दोनों का इफेक्ट सेम नहीं रहेगा। केवल ऐसे पॉइंट्स के लिए जहां पर यूडीएल नहीं है उसके आगे के लिए हम लोग कैलकुलेशन के लिए पॉइंट लोड मानते हैं, इफेक्ट थोड़ा ना सेम रहेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो आपको मालूम है कि अगर कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम आपके पास है और इसके इस एंड पर आपके पास एम मोमेंट लगा है, तो इधर जो स्लोप होता है आपके पास, इफ दिस एंगल इज, दिस इज ए, दिस इज बी, थीटा ए, तो ये जो थीटा ए होता है ये आपके पास कितना होता है, ml/3EI। और जो थीटा बी होता है आपके पास, थीटा बी कितना होता था, ml/6EI, इसका हाफ। ये फॉर्मूले आपको मालूम है। अगर इधर भी लगा होता m तो फिर ml/2EI हो जाता, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस लोड को यहां शिफ्ट करेंगे। जब मैं इस लोड को यहां पर शिफ्ट कर दूंगा बी पर, ये लोड यहां आ गया, तो यहां पर क्या आएगा, एक मोमेंट आएगा P/A का। अब याद रखिएगा, लोड अगर सपोर्ट के ऊपर होता है, अगर लोड सपोर्ट के ऊपर है तो उसकी वजह से ना डिफ्लेक्शन होगा ना स्लोप होगा, क्योंकि उसको रिएक्शन बैलेंस कर देगी। इसका मतलब यहाँ पे पी का होना ना होना एक बात है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, केवल आपको मोमेंट कंसीडर करना है P/A। तो आपसे कहां पर पूछा है, एंड बी पर, यानी कि जिस एंड पर मोमेंट लगा है वही पूछा है, तो वहां क्या होगा, ml/3EI, तो PA m हो गया इंटू एल और अपॉन क्या 3EI, यानी कि आंसर क्या हो गया, बी। अगर यहीं सी पर आपसे पूछा होता, सी पर, तो सी पर क्या हो जाता, PA/L अपॉन 6EI, अपॉन 6EI, ठीक है भाई, ये हो गया। अब यहीं पर एक केस ये होता है, जब दोनों एंड पर मोमेंट लग रहा होता है m और m, तो डेल्टा ml² अपॉन 8EI, और स्लोप आपका दोनों में बराबर होता है, थीटा ए बराबर थीटा बी बराबर ml/2EI, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भैया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए।
बिल्कुल सही कुमार आशीष जी। गुड इवनिंग पाल साहब। चलिए, तो ये भी आपको पहले करवाया हुआ है। क्या कह रहा है, इन प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम देयर आर नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई accompanied by shear stress tau xy at a point along orthogonal Cartesian coordinate x and y respectively. If it observed that the minimum principal stress on a certain plane is zero, then तो भैया आपके पास यही कोई एलिमेंट है, तो इधर आपके पास सिग्मा एक्स लग रहा है और इधर आपके पास सिग्मा वाई लग रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है आपके पास टाउ एक्स वाई, ये स्ट्रेस भी लग रही है। तो आपको मालूम है कि हम जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लिखते हैं सिग्मा 1 ऑब्लिक सिग्मा 2, वो क्या होता था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ इट इज ऑब्जर्व दैट मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन सर्टेन प्लेन इज जीरो। तो अगर मैं सिग्मा 2 को जीरो करना है मुझे, तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा, सिग्मा 2 लूंगा, और सिग्मा 2 लेने के लिए यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे, और इसको क्या कर देंगे, जीरो के बराबर। जीरो के बराबर कर दीजिएगा, इक्वल कर दीजिएगा, इक्वल करके दोनों और स्क्वायर कर दीजिएगा, दोनों और स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे, दोनों और स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। नहीं, अभी इसमें आगे ईएससी के भी हैं, मिक्स है क्वेश्चंस, ठीक है, अभी ईएससी के भी हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अच्छा, जो ईएससी बैच के स्टूडेंट्स हैं वो ये ना सोचें ईएससी का बैच बंद हो गया है, केवल कुछ समय के लिए जो है वो बैच अभी ऑफ भी नहीं किया गया। ईएससी के क्वेश्चन क्यूआरपी में करा रहे हैं, बहुत जल्दी आपका ईएससी वाला बैच रिज्यूम हो जाएगा। ठीक है, मेरी आंखों में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, 4-4 लेक्चर्स लेने की वजह से स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। ठीक, तो जैसे ही थोड़ा सा बेटर हो जाएगा दोबारा से आपका ईएससी को कंटिन्यू कर देंगे, बिल्कुल भी चिंता ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी फिलहाल पढ़ाई से मतलब रखो, इससे फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन आप कहाँ कर रहे हो कहाँ नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन होने से मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इन अ प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम इन एक्स वाई प्लेन द शेयर स्ट्रेन आपके पास इतना है, एंड नॉर्मल स्ट्रेन इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन इज जीरो। फॉर दिस स्ट्रेन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ मोहर सर्किल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ मोहर सर्किल। ये तो यार प्रोटेक्टिव स्क्रीन तो इस लैपटॉप पर पहले से लगी हुई थी, लेकिन इसकी प्रोटेक्टिव स्क्रीन ही टूटी हुई है, और इसके साथ तरह तरह के आंसर आते हुए बी सी डी। ठीक है, तो पूरी बी सी होते हुए यहाँ पर। चलिए, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा सी, सेम होगा। याद रखना क्यों सेम होगा, बिकॉज यहां पर देखो, याद रखिएगा टाउ एक्स वाई को हम लोग गामा एक्स वाई अपॉन 2 से रिप्लेस करते थे। ठीक है, तो जब हम लोग मोहर सर्किल बनाते हैं, ये तो पैराबोला बन गया, जब हम लोग मोहर सर्किल बनाते हैं प्योर शेयर के केस में, इसके केस में प्योर शेयर के केस में जब हम लोग मोहर सर्किल बनाते थे, तो इसकी जो रेडियस होती थी, इसकी जो रेडियस होती थी वो टाउ एक्स वाई के बराबर होती थी। तो अगर मैं स्ट्रेन का मोहर सर्किल बनाऊंगा, तो अगर मैं स्ट्रेन का मोहर सर्किल बनाऊंगा तो जो रेडियस होगी, रेडियस आर, वो गामा एक्स वाई अपॉन 2 होगी। तो डायामीटर किसके बराबर होगा, 2r के, यानी कि गामा एक्स वाई के, शियर स्ट्रेन के। तो डायामीटर विल बी सेम एज 15 × 10⁻⁻⁶।
15 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो मोहर सर्किल इस तरीके से होता था, सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई सिग्मा वाई। तो यहां से जब मैं कंपेयर करता हूं तो सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू 30 मिलता है, और टाउ एक्स वाई हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो जब मैं मोहर सर्किल बनाने की कोशिश करूंगा तो जो सिग्मा एक्स बनेगा वो भी यही बनेगा 30 पर, और जो सिग्मा वाई बनाऊंगा तो सिग्मा वाई भी यही बनेगा 30 पर, और टाउ एक्स वाई कितना है हमारा, 0। तो वाई कोऑर्डिनेट तो मिलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर टाउ होता है और यहाँ पर सिग्मा होता है। तो ये पॉइंट आपका बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन बन गई, तो आपका पॉइंट मोहर सर्किल बनेगा। तो जो सेंटर होगा वो 30,0 पर होगा, और इसकी रेडियस क्या होगी, 0 होगी। रेडियस क्या होगी, 0 होगी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विशांत चौधरी, चलो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका डीएसएसबी जेई एग्जाम क्लियर हो गया। तो अभी तो उसका टायर 1 ही हुआ है ना, या टायर 2 भी हो गया? Which one of the following is current diameter of a circular column of diameter d? कर्ण का डायमीटर पूछा, व्हाट इज कर्ण? कर्ण वो एरिया होता है, कर्ण वो एरिया होता है कि जहां पर अगर लोड आएगा तो आपके कॉलम के अंदर कोई टेंशन नहीं आएगी। तो सर्कुलर सेक्शन में आपका क्या फॉलो होता था, मिडिल फोर्थ रूल फॉलो होता था, यानी कि तो जो मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी थी वो आपके पास dy8 थी। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, डायामीटर पूछा है, तो dy8 का क्या हो जाएगा, डबल। तो ये बेसिकली रेडियस का काम करेगी। तो जो डायामीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका, 2 इंटू dy8, दैट इज dy4। तो अगर हमारे पास एक ये कोई सर्कुलर कॉलम है, तो अगर ये आपके पास d है और ये मिडिल फोर्थ पार्ट है dy4, तो इस बीच में अगर लोड आएगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। दोनों हो गए, बहुत बढ़िया। चलो भाई फिर हम, आप मुझे मैसेज करना मेरे नंबर पर, ठीक है, 7409970758। ठीक है विशांत, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा। अच्छा, गलती से अगर ये लेक्चर मिस्टर ध्रुव देख रहे हो जिनका CPWD में सेलेक्शन, नहीं सॉरी, अभी क्या SSC JEE के थ्रू BRO में सिलेक्शन हुआ है, परसों मुझे कॉल किया था, मैं आपका नंबर सेव करना भूल गया। ठीक है, तो अगर लेक्चर देख रहे हो तो मुझे दोबारा कॉल कर लेना या मैसेज कर देना। ठीक है।
हाँ तो भैया ऐसे ही और भी बाकी बालकों का सिलेक्शन वगैरह बताते रहा करो यार। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। The slenderness ratio of a vertical column of square cross section of 2.5 centimeter sides and 300 centimeter effective length is। एक्चुअली आज तक मेरे साथ क्या रहा है, मेरे ऑफलाइन कोचिंग में भी और यहाँ पे बहुत सिलेक्शन हुए हैं, बट मैंने कभी डेटा नहीं रखा, क्योंकि मैंने कभी आज तक एडवर्टाइजमेंट के बारे में नहीं सोचा। तो वही होता था, डेटा तभी रखा जाता है जब एडवर्टाइजमेंट करना हो। तो अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके फोटो वोटो लगा के थोड़ा कम से कम कुछ पोस्टर वोस्टर तो बनवा ही लिए जाएं। थोड़े से इन बच्चों के जैसे भी प्रांशु का इंटरव्यू कराया था वैसे ही आप लोगों के इंटरव्यू, बहुत से बच्चे डीएसएसबी के लिए जैसे पूछते रहते हैं गाइडेंस, तो मान लो आपका एक इंटरव्यू करवा देंगे तो उससे डीएसएसबी जेई के बारे में या डीएसएसबी के एग्जाम्स के बारे में बच्चों को काफ़ी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ अ वर्टिकल कॉलम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ इतना एंड इतना, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होगा, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। अब यहाँ पर तो क्या है, स्क्वायर तो दोनों आर सेम ही होगा, तो आर बराबर क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी क्यू बाई 12 होता है क्या, तो बी डी क्यू बाई 12, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए की पावर 4 अपॉन 12 और अपॉन एरिया ए स्क्वायर ही होगा, तो ये हो जाएगा ए अपॉन 2√3। ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन 2√3। तो यहाँ से रेडियस ऑफ जाइरेशन निकाल लीजिएगा आप, आर कितना है 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 अपॉन 2√3 ये रेडियस ऑफ जाइरेशन आ गया। और फिर आपको लैम्डा निकालना है, एल इफेक्टिव कितना दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर, इफेक्टिव ही दिया है ना सीधे सीधे। हाँ इफ ठीक है, एंड कंडीशन नहीं है। सॉल्व कर लीजिएगा जो भी आए। हाँ मिठाई के लिए फोन पे भी कर दीजिएगा, ये भी सही है। दिलीप आएगा आएगा, तुम्हारा भी नंबर आएगा बालक, क्यों चिंता कर रहे हो, जरूर आएगा, जरूर आएगा। ये कितना आ रहा है 0.7722, ये इतना आ रहा होगा। लैम्डा कितना आ गया आप लोगों का 416, डी आंसर है। ठीक है आंसर डी, सी क्यों आ रहा है, सी नहीं होगा बेटा अनुज, सी कैसे आ रहा है, आंसर इज डी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये कुछ चीज़ें ना डायरेक्टली याद होनी चाहिए, जैसे स्क्वायर सेक्शन के लिए ए अपॉन 2√3 आपका हो गया रेडियस ऑफ जाइरेशन, है ना, और सर्कुलर सेक्शन के लिए dy4 हो गया, एग्जाम में थोड़ा सा टाइम बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इलाहाबाद में पोस्टर लगवाना हो तो अरे वो वाले पोस्टर नहीं, डिजिटल पोस्टर, डिजिटल पोस्टर लगवाने। हाँ बिल्कुल मुरलीधर, ये बात तुमने कही कि बहुत सही कही कि यहाँ पे अपने पास जो क्राउड है ना स्टूडेंट्स का, वो क्राउड बहुत अच्छा है। ठीक है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं सारे मेहनती हैं, बढ़िया हैं, तो आप लोगों का आज नहीं तो कल नंबर आना तय है। ठीक है, आज नहीं तो कल नंबर आना तय है। तो यूलर्स बकलिंग लोड फॉर अ कॉलम whose both ends are fixed having a length L, a modulus of elasticity E and moment of inertia I is। ठीक है भाई, तो PE क्या होता था पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर।
अब एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, L/2, तो L/2 का स्क्वायर तो ये L स्क्वायर और 4 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बी। थोड़ा जल्दी आ जाए अपनी ही बात याद कीजिए, 2 दिन पहले ही कहा था, समय से पहले किसी का नंबर नहीं आता। आएगा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिख रहे हो रोशन पांडे, सलौरी में सर लगाना होगा तो बताइए ये क्या है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, इफ द क्रशिंग लोड ऑफ अ कॉलम इज 3000 किलो न्यूटन एंड यूलर लोड इज इतना, देन द रेनकाइन लोड इज, तो 1/PR बराबर क्या था, PR लिखना, PR मत लिख लेना, तो 1/PC प्लस 1/P, तो PR इज इक्वल्स टू हो जाएगा PC/PE अपॉन PC प्लस PE। वैल्यू रखो आंसर पाओ, वैल्यू रखो आंसर पाओ। हाँ बिल्कुल। अच्छा सलौरी इलाहाबाद में ही है जहाँ जेई की स्टूडेंट रहता है, ओके। तो कितना आंसर है, 1200 आ रहा है, ठीक है। हाँ विशांत बिल्कुल, जब फाइनल हो जाए तो मिलना। बल्कि डीएसएसबी में डीएसएसबी में मेरे एक और स्टूडेंट हैं, ठीक है, जेई में ही है, वो यहीं मुरादाबाद से हैं, तो कुछ भी दिक्कत हो वहाँ पे तो बताना, मैं उनका नंबर भी आपको दे दूंगा। यहाँ मैंने उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ाया था और उनको कोचिंग में भी पढ़ाया था, तो उनका डीएसएसबी में जेई में हुआ था, तो वो दिल्ली में ही है। तो अगर कुछ और भी जानकारी कुछ चाहिए हो तो बता देना, नंबर मिल जाएगा उनका, ठीक है। Under pure shear, the shape of the body gets distorted. What is the inference about its volume? तो वॉल्यूम रिमेन सेम। अच्छा इसका पहला नहीं हो सकता, इसका पहला आंसर नहीं हो सकता, सबसे बड़ा ऑप्शन भी है। shear एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी आर नॉट रिलेटेड, क्या ए आंसर नहीं हो सकता इसका, बी ही क्यों होगा। आपको मालूम है कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अभी मैं जिनके बारे में बता रहा हूँ उनका नाम गौरव है, गौरव नाम है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पहले यहाँ पर लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया, एमआईटी से, वहाँ मैंने उन्हें कॉलेज में पढ़ाया था। यहाँ के बाद उन्होंने दिल्ली में कोचिंग की मेडीजी में, ठीक है। मेडीजी में 1 साल दिया, सीखा तो काफ़ी कुछ होगा मेडीजी में, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये और इनके 2 फ्रेंड और थे, इन्होंने क्या किया, मेरे से होम ट्यूशन लगाया, मतलब घर पर पढ़ने आते थे, काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि मेरी वजह से सिलेक्शन हो गया या मैंने पढ़ा दिया। मेन बात ये थी कि एक होता ना, एक एरोगेंस भी आ जाती है, अरे मैं तो मेडीजी से पढ़कर आया हूँ, मैं क्या यहाँ पर लोकल कोचिंग में पढ़ूंगा, मुझे तो सब कुछ आता है। लेकिन नहीं, ये स्टूडेंट आते थे, 3 ही स्टूडेंट थे, ठीक है, ये मेरे घर आते थे, पढ़ते थे डेली 1.5-2 घंटा। तो उससे क्या फायदा हुआ, मेन जो फायदा हुआ वो हुआ कंसिस्टेंसी का। एक कंसिस्टेंसी का फायदा हुआ कि उस बहाने लगातार जो है वो पढ़ाई चलती रहती थी। और वहीं अगर ये होता कि यार ठीक है हमने तो मेडीजी में कोचिंग कर ली, हमें तो सब कुछ आ गया, अब क्या जरूरत है, अपने आप पढ़ते रहेंगे, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो जो मेन रीजन था वो सिलेक्शन का ये था, तो वही कंसिस्टेंसी आप लोग भी बनाए रखिए।
ठीक है, देखो पहला आंसर क्यों नहीं होगा इसको समझना। एक्चुअल में जब प्योर शियर का केस होता है, जब प्योर शियर का केस होता है तो क्या होता है कि जो टेंशन और कंप्रेशन, याद रखना टेंशन एंड कंप्रेशन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ ठीक है, जब कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस दोनों सेम होगी, जितनी टेंसाइल स्ट्रेस आएगी उतनी ही क्या आएगी आपके पास, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी। तो आपको मालूम है जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होती है एप्सिलॉन बी, वो क्या होती है, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई, यही तो होती है, यानी कि टेंसाइल प्लस कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रेन। तो इनका समीशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ऐसा नहीं कि शियर की वजह से वॉल्यूम पर इफेक्ट पड़ नहीं रहा, नहीं, शियर की वजह से वॉल्यूम पर इफेक्ट पड़ रहा है, बट हो क्या रहा है कि जितना एक साइड से इलोंगेट हो रहा है उतना ही दूसरी साइड से क्या हो जा रहा है, कंप्रेस कर जा रहा है, तो वो नलीफाई कर दे रहा है, इसलिए जीरो है, इसलिए जीरो है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A circular shaft of diameter d is made of a material for which Young's modulus of elasticity E and Poisson's ratio is mean. The ratio of flexural rigidity to torsional rigidity of the shaft. हाँ, तो बस इसी को मेंटेन करना है, आप जितने भी सेशन है उन्हें अटेंड करते रहो बिल्कुल सिंसियरली। मनीष जी थोड़ा सा एक मेरा एसएससी जेई मेंस वाला बैच से फ्री हो जाऊं, उसको करा दूं, फिर टाइम बढ़ाऊंगा, है ना। अभी ऑलरेडी 4 बैचेस हैं, मतलब एक को तो अभी ऑफ कर रखा है, कर देंगे। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर इसका आपका, बी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होती है, ई आई, और टॉर्जनल क्या होती है, जी इंटू जे। तो ई को क्या लिख सकते हो, 2g इंटू 1 प्लस म्यू, और ये आई लिख दो, और जी इंटू, और जे जो होता है वो 2i के बराबर होता है, जे जो होता है वो 2i के बराबर होता है। तो आई से आई कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1 प्लस म्यू। ठीक है, बिकॉज जी बराबर क्या होता है, पाई बाई 32 डी की पावर 4, और आई क्या होता है, पाई बाई 64 डी की पावर 4। यहां से क्या दिख रहा है, जी जो है वो आई का क्या है, दुगना है, तो जी को लिख दिया 2i, जी को लिख दिया 2i, ठीक है, और ई को लिख दिया 2g इंटू 1 प्लस म्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। shear center of a semi circular arch, सेमी सर्कुलर, क्या होगा आंसर, ए होगा, 4r अपॉन पाई। शियर सेंटर क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है कि यहां से अगर लोड पास करेगा, टोटल शियर लोड या टोटल वर्टिकल लोड अगर यहां से पास करता है तो ओनली बेंडिंग होती है, ट्विस्टिंग नहीं होती है, ट्विस्टिंग नहीं होती है, आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If P is internal pressure in a thin cylinder of diameter d and thickness t, the developed hoop stress is, तो हुप स्ट्रेस कितनी होगी, पी डी अपॉन 2t, लॉन्गिट्यूडनल कितना होगा, इसकी हाफ, यानी कि पी डी अपॉन 40। ठीक है, तो सिग्मा 1 आपका हो जाता है पी डी अपॉन 2t, सिग्मा 2 आपके पास हो जाता है पी डी अपॉन 40। और एक बार अगर आपके पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है तो आप इसमें टाउ मैक्स भी निकाल सकते हो, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन टू। ठीक है, आप इसमें एप्सिलॉन 1 भी निकाल सकते हो, सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस का म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई। आप एप्सिलॉन 2 भी निकाल सकते हो, सिग्मा 2 अपॉन ई
माइनस का म्यू टाइम सिग्मा 1/E, और आप यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी निकाल सकते हो अगर आप इनको एप्सिलॉन 1+2 को ऐड कर दो। तो अगर ये कोई दो फॉर्मूले लेते हैं आप, टाउ मैक्स सी एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 वॉल्यूमेट्रिक, इसमें कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, if two springs of stiffness K1 and K2 are connected in series, the stiffness of the combined spring। ठीक है, आज ज्यादातर बी आ रहे हैं क्या आज? चलो फिर से बी है। तो ये बिल्कुल कैप रेजिस्टेंस पैरेलल में, जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं उल्टा काम करता है। स्प्रिंग जो होता है वो कैपेसिटर की तरह होता है, या रेजिस्टेंस का उल्टा। तो 1/K बराबर 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लग रहा है फिर से बी आंसर है। द डिफ्लेक्शन डेल्टा ऑफ द क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग इज। तो फिर से बी आंसर है। देखो इसको याद रखने का तरीका, स्ट्रेन एनर्जी बस एक फॉर्मूला याद रखो, 32 P² R³ N/G D⁴। डेल यू अपॉन डेल पी कर देंगे, मैं पी की टर्म में रखता हूँ, यहाँ पर डब्ल्यू कोई दिक्कत नहीं। ये हो रहेगा 64P R³ N/G D⁴, ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा। फिर अगर स्टिफनेस पूछेगा तो स्टिफनेस हो जाता है P अपॉन डेल्टा। तो P अपॉन डेल्टा करूंगा तो स्टिफनेस हो जाएगा GD⁴ अपॉन 64P, P तो गया, 64R³N। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डेल्टा का फॉर्मूला देगा, P अपॉन डेल्टा करूंगा तो स्टिफनेस आ जाएगा। और यहां से ये भी मालूम चल जाएगा कि K जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N है। अगर N को हाफ करूंगा तो स्टिफनेस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, मनोज कुमार क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछना चाहते हो बालक? विमल भारती सर, आपका क्लास डेली लेने से सिलेक्शन रहेगा? बेटा क्लास डेली लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, आप कितनी मेहनत करते हो उस पर डिपेंड करता है। हम तो केवल मदद कर सकते हैं ना, पढ़ाई तो आपको करनी है, खाली क्लास करने से थोड़ी ना। ये तो भगवान के भी रोज दर्शन करोगे मंदिर जाके तो सिलेक्शन तो अभी ना होने का, वो भी करेगा भैया पहले कर्म करो, है ना, खुद से वर्क करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द hoop stress in a thin cylinder is 24 न्यूटन पर mm स्क्वायर, देन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सीधे सीधे हाफ कर दो तो 24 का आधा 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
लेकिन हाँ नो डाउट कंसिस्टेंसी का फायदा मिलता है, एक एक लेवल धीरे मतलब कंसिस्टेंसी का फायदा बहुत मिलता है। और क्लास अटेंड करने से कई बार क्या होता है, बहुत सी बातें सुनी सुनाई हमें याद रह जाती हैं, एग्जाम में रिकॉल करना इजी हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पिन पिन के लिए पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, फिक्स फिक्स के लिए 4 पाई स्क्वायर, फिक्स्ड फ्री के लिए 1/1 0.25, फिक्स्ड और पिन के लिए यही गलत हो गया है ना। अच्छा, प्रवीण सर की ओर से आपके लिए अनाउंसमेंट है कि आज और कल क्लास नहीं होगी नॉन टेक वाली, क्लास मंडे से होगी। अच्छा, आज वैक्सीनेशन, चलिए डबल हो गया वैक्सीन लगवा ली सबने भी, बहुत बढ़िया। नेट सही हो गया आपका? तो नेट भी उड़ा हुआ है जियो का, आपका तो नेट भी। मनोज कुमार कह रहे हैं एग्जामपुर कोई चैनल है, मैंने नहीं सुना इसके। हाँ एग्जामपुर चैनल है, सर्च करो यार, बहुत बढ़िया चैनल है। ठीक है, वहां पर आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब मिलेगा। तो एग्जामपुर जाना है आपको ना, तो नॉन टेक्निकल के सारे कोर्स एग्जामपुर पे मिल जाएंगे, और टेक्निकल पढ़ना हो तो वहाँ टेकपुर पे चले जाना, ठीक है। और अगर टेक्निकल पढ़ना हो आपको सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो टेकपुर पे चले जाना, एग्जामपुर का ही पार्ट है, हम पहले वहीं पढ़ाते थे। ठीक है प्रवीण सर, आराम कीजिए, ध्यान रखिए फीवर उवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिजल्टेंट कट्स द base of a circular column of diameter d with an eccentricity equal to d by 4. The ratio between the maximum compressive stress and maximum tensile stress is। ठीक है प्रवीण सर, मैं एक बार लास्ट में और इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ जी, कितना आंसर होगा? आंसर इसका होगा ए, ठीक है। कुछ को इन्फिनिटी लगता है बेटा, वो तब होता जब dy 8 होता, dy 4 है, dy 4। तो देखो इसको सोल्यूशन के लिए मैंने थोड़ा सिंपल सोल्यूशन बना दिया है इसका, ठीक है। ठीक है, तो सोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे कि सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है m बाई जेड प्लस माइनस पी अपॉन ए, यही तो होता है। m को हम लोग क्या लिख लेंगे, p इंटू ई अपॉन जेड, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा z क्या होता है, z होता है पाई बाई 32 d की पावर 3, यही तो होगा पोलर सेक्शन मॉड्यूलस। इसको आप देख सकते हो पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू डी बाई 8, पाई बाई 4 डी स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं एरिया, तो ये बन गया ए डी अपॉन 8। क्या बन गया ये, ए डी अपॉन 8। तो z की वैल्यू यहां पर मैंने रख दी ए डी अपॉन 8, तो 8 ऊपर चला गया। अब यहां दोनों में से क्या कर लो, p अपॉन ए कॉलम कॉमन ले लो, यहां से क्या कर लो हमने p अपॉन ए कॉमन ले लिया, तो ये आ गया p अपॉन ए 8 e अपॉन डी प्लस माइनस 1। ये इक्वेशन आप चाहो तो इस तरह की प्रॉब्लम के लिए डायरेक्टली याद कर सकते हो, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली याद कर सकते हैं, सही है। अब हमें एसेंट्रिसिटी दी हुई है कितना, डी वाई 4, तो ये हो गया 8 अपॉन डी, यहां रख दिया डी वाई 4 प्लस माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, p अपॉन ए 2 प्लस माइनस 1, 4 से ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम d से d गया। अब यहां पर मैक्सिमम के लिए प्लस लेंगे तो 2 प्लस 1 3 p अपॉन ए हो जाएगा, और मिनिमम के लिए माइनस करेंगे तो p अपॉन ए हो जाएगा। यहीं से इन दोनों का रेशियो हमें कितना दिख रहा है, सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा मिनिमम 3 दिख रहा है। मुरलीधर बेटा 7:30 से थी क्लास आज, क्लास 7:30 से होती है, बस केवल 1-2 दिन के लिए टाइम चेंज किया था,
ठीक है, 7:30 से चलती है क्लास। अरे वो रेगुलर बालक है, ये विश्वजीत रेगुलर बालक है, कुछ और लिखना चाह रहा होगा। ठीक है, ये तो रेगुलर स्टूडेंट है। ठीक है, चलिए, और जाना होगा कुछ काम से, मुझे लग रहा है उसे। दूसरा तरीका ये भी है कि आप सारी कैलकुलेशन को ये सब ये π/4 डी डी इसमें घूमते रहो, है ना। तो ऐसे मत करो, वैसे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे बेहतरीन का थोड़ा लेंथी, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन एक इतने लेंथी क्वेश्चन को हम कितनी सरलता से कर लेंगे आज आप देखिएगा। थैंक यू मनोज कुमार जी। ठीक है भाई, अब ये क्वेश्चन देखिएगा आप। ये क्वेश्चन क्या है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर अ रेक्टेंगुलर फुटिंग ऑफ लेंथ L एंड विड्थ B applied with load P as shown in the given figure। ठीक है, अब इसमें जो स्टेटमेंट है उनको मैं पहले उसी पेज पे ले आऊं। हालांकि चलो ठीक है, तो फुटिंग के बारे में ये आपके पास अब ये 4 स्टेटमेंट है। 3, कह रहा था स्ट्रेसेस डेवलप्ड एट पॉइंट्स ए एंड डी आर इक्वल, ए और डी पर इक्वल स्ट्रेसेस होंगी। दूसरा, द स्ट्रेस डेवलप्ड अप पॉइंट बी इज मैक्सिमम, द स्ट्रेसेस डेवलप्ड एट पॉइंट्स बी एंड सी आर कंप्रेसिव। ठीक है, तो ये आपसे सवाल पूछा हुआ है, तो आपका आंसर याद है। ठीक है, तो देखो पहले तो समझो कि जो क्वेश्चन है वो बाईएक्सियल बेंडिंग का क्वेश्चन है। क्या है जो क्वेश्चन है वो आपका बाईएक्सियल बेंडिंग का क्वेश्चन है। कैसे है बाईएक्सियल बेंडिंग, तो समझ लीजिएगा कि आपके पास ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, और यहां पर कहीं पर लोड लग रहा है, यहां कहीं पर कुछ लोड लग रहा है। तो हम पहले तो क्या करेंगे, ये हटाएंगे, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और देखो इस लोड को कहां शिफ्ट कर देंगे हम लोग, सेंटर पर। जब मैं सेंटर पर शिफ्ट करूंगा तो इस पी की वजह से जो मोमेंट आएगा वो देखो, ये लोड नीचे की ओर जा रहा है, तो यहां से नीचे से मोमेंट आते हुए यहां वापस इस तरह से आएगा, यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट आएगा वो इस तरीके से आएगा। और इसी तरह से जो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट आएगा वो भी इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा, और ये लोड डायरेक्टली यहां पहुंच जाएगा। तो ये जो मोमेंट होगा इसको मैं बोलूंगा एम एक्स, इसको बोलूंगा एम वाई। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेस लिखता हूं, अगर मैं किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेस लिखता हूं तो सिग्मा डायरेक्ट लोड की वजह से होगा P/A प्लस एम की वजह से होगा mx/IXX इंटू वाई, और प्लस एम वाई की वजह से होगा M/Y इंटू IY M/I/IY इंटू एक्स। अब ये एक्स और वाई के साइन पर डिपेंड करेगा कि कहीं पर ये कंप्रेशन होगा, कहीं पर ये टेंशन होगा, कहीं पर कंप्रेशन होगा, कहीं पर क्या होगा, टेंशन होगा। ठीक है भाई, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस क्वेश्चन में कि आपको ये नहीं मालूम कि लोड एग्जैक्टली लगा कहां है, ये नहीं मालूम कि लोड एग्जैक्टली लगा कहां है। और यही हमारा वीटो ने कहा था कि इसकी वजह से आपने सवाल छोड़ दिया, जबकि यही सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको ये नहीं दिया कि लोड लगेगा कहां पर, लोड लगेगा कहां पर। तो मैंने क्या किया, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लगाते हुए, पहले मैं ट्रिक बता रहा हूं, बाद में इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन बताऊंगा। ट्रिक ये है कि मैंने
इसको इसी लाइन के अबाउट इसको ही न्यूट्रल एक्सिस मान लिया। मैंने क्या कर लिया, इसको न्यूट्रल एक्सिस मान लिया। तो जब इस लोड को मैं यहां शिफ्ट करूंगा तो यहां पर मोमेंट इस तरीके से आएगा, यहां पर मोमेंट क्या आएगा, इस तरीके से आएगा। तो ये ए और डी दोनों पॉइंट कहां पर है, न्यूट्रल एक्सिस पर है। ये दोनों पॉइंट कहां पर आ गए, न्यूट्रल एक्सिस पर आ गए। तो ए पर और डी पर दोनों पर जो स्ट्रेस आएगी, दोनों पर जो स्ट्रेस आएगी वो डायरेक्ट स्ट्रेस आएगी, दैट इज P अपॉन बी इंटू एल, और कंप्रेसिव होगी तो निगेटिव। और आप देख लेना बाई कैलकुलेशन भी ये स्ट्रेस इतनी ही आएगी, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन करने के बाद भी आपको ए पर स्ट्रेस वही मिलेगी, माइनस का P अपॉन बी एल। और सेम कैलकुलेशन करने के बाद में आपको डी पर भी वही स्ट्रेस मिलेगी, माइनस का P अपॉन बी एल। तो सिग्मा ए बराबर सिग्मा डी हो जाएगा, ठीक है। अभी थम जाइए, अभी निगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में मत पड़िए। अभी नहीं कह सकते आप निगेटिव पॉजिटिव, क्यों नहीं कह सकते मैं बताता हूं। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि ए और डी पर तो द स्ट्रेसेस डेवलप्ड एट पॉइंट्स ए एंड डी आर इक्वल। तो दोनों स्ट्रेस इक्वल हो गए। तो पहला तो आपका पास जो पहला ऑप्शन था वो तो आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो जब आपका पहला ऑप्शन सही हो गया तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, वो आपका एलिमिनेट हो गया। तो ये बात समझ में आ गई। मैंने क्या कर लिया, इसको शिफ्ट किया और इसके अबाउट ये न्यूट्रल एक्सिस मैंने मान ली, इसके अबाउट बेंडिंग हो रही है। ऐसा भी तो सेक्शन हो सकता है ना, डायमंड सेक्शन भी तो होता है। हमने पढ़ा है कि हम लोग स्क्वायर को, जब हमारे पास एक स्क्वायर होता है तो हमने पढ़ रखा है कि स्क्वायर को हम ऐसे भी रख सकते हैं और स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं। और इन दोनों केसेस को आपको याद होगा हम कंपेयर भी करते थे। तो पहले वाले केस की स्ट्रेंथ सेकंड वाले से √2 टाइम्स आती थी। तो मैं इसको ऐसा ये वाला केस मान लेता हूं। तो यहां पे पहली बात तो ये क्लियर हो गई, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द स्ट्रेस डेवलप्ड एट बी इज मैक्सिमम, द स्ट्रेस डेवलप्ड एट बी इज मैक्सिमम। अब ध्यान से देखो, यहां पर जब ये इस तरीके से जाएगा तो बी पर क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। तो बी पर बेंडिंग की वजह से भी कंप्रेशन है और डायरेक्ट भी कंप्रेशन है। जबकि सी पर क्या है, जबकि सी पर बेंडिंग की वजह से टेंशन है और डायरेक्ट कंप्रेशन है। तो सी पर स्ट्रेस क्या होगा, कम हो जाएगी। तो यहां पर जो डायरेक्ट स्ट्रेस है वो तो आपकी क्या होगी, P अपॉन ए कंप्रेसिव और माइनस का M/Z। जबकि बी पर क्या होगा, बी पर आपका हो जाएगा P अपॉन ए और प्लस M/Z। तो बी पर स्ट्रेस आपकी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, ठीक है। ये बिल्कुल यहां भी स्क्वायर में भी लग सकती है, यहां भी लग सकती है, ठीक है, यहां भी लग सकती है, ठीक है। सिमेट्रिकल है ना, क्योंकि इस डायगोनल के अबाउट ये सिमेट्रिकल है, जैसा इधर है वैसा ही इधर है। ये पॉइंट सी जितना दूरी पर है उतना दूरी पर बी है, जितना डिस्टेंस पर डी है उतना डिस्टेंस पर ए है, ठीक है। तो आपका सेकंड पॉइंट भी कंफर्म हो गया कि सेकंड भी सही है। तो जब सेकंड सही है तो आपका जो ये सी ऑप्शन था, डी ऑप्शन था, वो भी एलिमिनेट हो गया। अब या तो बी सही होगा या ए सही होगा। अब ध्यान दो, तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है, थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा था स्ट्रेसेस डेवलप्ड एट पॉइंट बी एंड सी आर कंप्रेसिव। बी और सी पर, बी पर तो कंप्रेसिव है लेकिन सी पर स्ट्रेस कंप्रेसिव हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये डिपेंड करेगा एसेंट्रिसिटी पर। सी पर स्ट्रेस कंप्रेसिव भी हो सकती है और टेंसाइल भी हो सकती है, डिपेंड करेगा इस एसेंट्रिसिटी ई पर। अगर ये एसेंट्रिसिटी कम है तो हो सकता है ये वैल्यू कम रह जाए, ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट होने के बाद में पॉजिटिव आ जाए तो कंप्रेशन हो जाएगा। यहां पर मैं कंप्रेशन को पॉजिटिव मान के चल रहा हूं। बी पर कंप्रेशन समझ में नहीं आया बेटा, लोड यहां पर नीचे की ओर लग रहा है, इस पॉइंट पर लोड नीचे की ओर लग रहा है। तो सोचो एरो नीचे की ओर जा रहा है और यहां अंडरग्राउंड होते हुए एरो जब वापिस यहां आएगा ऊपर इस तरीके से, तो बी पर, ठीक है, तो एरो कहां होगा, मोमेंट ऐसा लगेगा ना। इस मोमेंट की डायरेक्शन को समझो, जिस साइड, आप ये बताओ बारिश के दिनों में, आप देखो बारिश के दिनों में कई जगह कीचड़ हो जाती है, तो वहां पर हमने एक पत्थर का टुकड़ा डाल देते हैं। तो आपने इस पर पैर रखा, आपका पैर इधर पड़ा, तो ये वाला
क्या होता था, इस पत्थर से ये वाली साइड क्या हो जाती थी, दब जाती थी, और ये वाली साइड उठ जाती थी, है ना। तो जिस साइड में लोड होता है उस साइड में बेंडिंग की वजह से कंप्रेशन आता है, मोमेंट की डायरेक्शन उधर ही होती है। तो अगर लोड इधर है तो ये मोमेंट इस तरीके से लगेगा, मोमेंट क्या लगेगा, इस तरह से लगेगा, समझ गए। तो इस साइड में कंप्रेशन ज्यादा होगा। आप खुद सोचो, जिस साइड में लोड है, कुछ दिमाग मत लगाओ, ये सोचो जिस साइड में लोड है उधर कंप्रेशन ज्यादा होगा कि इधर कंप्रेशन ज्यादा होगा। सब जिस साइड में लोड है उस साइड में कंप्रेशन ज्यादा होगा, तो इधर डायरेक्ट भी कंप्रेशन होगा और बेंडिंग की वजह से भी कंप्रेशन होगा। जबकि इस साइड में क्या होगा, डायरेक्ट तो कंप्रेशन आएगा बट बेंडिंग की वजह से टेंशन आएगी। सेम चीज लगती है आपके पेड़ पौधों में। कोई पेड़ है, ठीक है, हवा चल रही है इस तरह से, तो क्या होता है, इस साइड में जा रहा है तो इधर कंप्रेशन हो जाएगा, इधर टेंशन आएगा, जड़ें उखड़ जाएंगी। अभी समझ में आ गया, अभी समझ में आ गया। ठीक है, तो पहले तो ये समझो कि जिस साइड में लोड होता है उस साइड में बेंडिंग की वजह से भी कंप्रेशन आता है और डायरेक्ट भी। तो ये पूरी की पूरी साइड आपकी क्या रहेगी, कंप्रेशन में रहेगी। तो इधर बेंडिंग की वजह से कंप्रेशन आएगा, तो न्यूट्रल एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में बेंडिंग की वजह से क्या आएगा, टेंशन आएगा। ठीक है, अब ये डायरेक्ट लोड तो पूरे सेक्शन को दबाएगा, तो डायरेक्ट लोड की वजह से तो पूरे में कंप्रेशन होगा, यहां भी और यहां भी। बट ये बेंडिंग कंप्रेशन, ये बेंडिंग टेंशन, ये बेंडिंग टेंशन, तो ये स्ट्रेस ज्यादा होगी और ये स्ट्रेस कम हो जाएगी। पॉइंट वाइज चलते हैं, पॉइंट वाइज चलते हैं, जितना पूछे उतना बताइए। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया ना कि बी पर स्ट्रेस मैक्सिमम क्यों आएगा। ठीक है, बी पर स्ट्रेस मैक्सिमम क्यों आएगी, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तालियां शो खत्म होने के बाद बजाइएगा, अभी सोल्यूशन अभी बाकी है। अब ये क्या हो गया, आ गया, ठीक है। ठीक है भाई, तो आपको पहला पॉइंट भी क्लियर हो गया कि डी और ए तो इस न्यूट्रल एक्सिस पर ही आ गए, क्योंकि मैं इसके अबाउट बेंडिंग मानकर चल रहा हूं। तो डी और ए दोनों न्यूट्रल एक्सिस पर है, तो यहां पर क्या होगा, इस पी की वजह से केवल डायरेक्ट स्ट्रेस होगी, बेंडिंग नहीं आएगी। तो यहां पर भी पी अपॉन ए होगी और यहां भी पी अपॉन ए होगी। पॉइंट 1 क्लियर हो गया, पॉइंट 2 क्लियर हो गया। अब बात आएगी पॉइंट थर्ड की, अब बात आएगी पॉइंट थर्ड की। तो देखो बेटा, सी पर स्ट्रेस ये है पी अपॉन ए माइनस का पीई अपॉन जेड। अब इसमें मुझे नहीं पता कि पीई अपॉन जेड की वैल्यू पी अपॉन ए से ज्यादा होगी, कम होगी या बराबर होगी। अगर ये वैल्यू ज्यादा हो गई तो ये टर्म निगेटिव हो जाएगी, टेंशन आ जाएगा, क्योंकि मैं याद रखना कंप्रेशन को पॉजिटिव मान के इक्वेशन लिखिए। अगर ये टर्म कम रहती है पी अपॉन ए से तो पॉजिटिव आएगा, मतलब कंप्रेशन। अगर ये टर्म इसके बराबर आती है तो जीरो हो जाएगा, और अगर ये टर्म इससे ज्यादा आ जाती है, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा, वो कब होगा, तो ये पॉइंट पी जितना बी की तरफ भागेगा, इस न्यूट्रल एक्सिस से जितना दूर ये होगा उतनी ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस आएगी, उतना चांस होगा यहां टेंशन आने के। और जितना ये पॉइंट इसके पास आने की कोशिश करेगा उतना यहां पर क्या होगा, कंप्रेशन होगा। वही मिडिल थर्ड रूल, मिडिल फोर्थ रूल, मिडिल थर्ड एंड मिडिल फोर्थ रूल, उसी की तरह से ये भी बन जाएगा कि अगर ये बाहर जाएगा, दूर जाएगा तो टेंशन है, और पास आएगा तो कंप्रेशन है। अब क्योंकि यहां पर एसेंट्रिसिटी दी नहीं है, यहां पर क्योंकि एसेंट्रिसिटी दी नहीं है, तो मैं श्योर नहीं हूं उसके बारे में। जबकि उसने बोल दिया 101% कि द स्ट्रेसेस डेवलप्ड एट पॉइंट्स बी एंड सी आर कंप्रेसिव। श्योर शॉर्ट कंप्रेशन नहीं कहोगे आप, कंप्रेशन भी हो सकता है, टेंशन भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जीरो भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। तो कंप्रेशन में बी, देयर मे बी कंप्रेशन, देयर मे नॉट बी कंप्रेशन। तो थर्ड पॉइंट जो है वो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, मतलब थर्ड पॉइंट क्या है कि हमेशा सही, हमेशा सच नहीं होगा, कभी कभी सच हो सकता है। तो आंसर आपका क्या होगा, फाइनली बी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी होगा। तो यहां पर जो हमारा सबसे काम आया वो यह आया कि एसेंट्रिसिटी दी नहीं थी। अगर एसेंट्रिसिटी दी होती तो फिर फंस जाते। अगर एसेंट्रिसिटी दी होती तो फिर आपको इतना बड़ा सोल्यूशन पूरा सॉल्व करके चेक करना पड़ता एक एक पॉइंट पर, या एक एक पॉइंट पे नहीं भी चेक करते तो जो लास्ट वाला पॉइंट था तब आपको यहां पर करना पड़ता। तो जैसे ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में क्या माना है, एज्यूम कर लिया है कि मान लो ई एक्स और ई वाई क्या है, एल वाई फोर वी वाई फोर है।
अब ये गलत हो जाता, पता है, अगर आप कुछ सर्टेन एसेंट्रिसिटी एज्यूम कर लोगे तो उस एजम्पशन के अकॉर्डिंगली मान लो अगर वहां पर कंप्रेशन आ जाता, तो इस एजम्पशन के अकॉर्डिंगली अगर यहां सी पॉइंट पर कंप्रेशन आ जाता तो आप तो सही कर देते, आप तो सही कर देते और वो गड़बड़ हो जाता। तो एजम्पशन लेके सॉल्व करना जो है वो गलत है। हालांकि हाँ, एजम्पशन लेके एक नई प्रॉब्लम आपको बन गई कि इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है। तो मान लिया हमने कि यहां पर जो एसेंट्रिसिटी है, इधर ये वाली एसेंट्रिसिटी हमारे पास L/4 हो जाएगी और ये वाली एसेंट्रिसिटी हमारे पास B/4 हो जाएगी। उसके बाद फॉर्मूला आपको मालूम ही है, P/A प्लस mx/I(xx) इंटू वाई और प्लस my/I(yy) इंटू एक्स। अब आप चारों पॉइंट पर लिख सकते हैं स्ट्रेस। ठीक है, हालांकि मैंने इसका भी आपको तरीका दिया, इसको भी शॉर्टकट में, इसको भी मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की है। इसको भी, इस कैलकुलेशन को भी शॉर्ट कर सकते हो आप। कैसे शॉर्ट कर सकते हो? शॉर्ट करने का तरीका ये है, मतलब अगर कैलकुलेशन भी शॉर्ट करनी हो तो शॉर्ट करने का तरीका क्या है कि देखो सिग्मा क्या है, m/z है। सिग्मा क्या है, m/z है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहां पर सिग्मा x लिखता हूं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए सिग्मा x लिखता हूं तो सिग्मा x क्या होगा, m/z होगा। तो मोमेंट क्या लगेगा, p इंटू B/4, p इंटू B/4। क्यों? क्योंकि x एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज B/4, दिस डिस्टेंस इज B/4। तो mx क्या होगा, mx होगा p इंटू B/4। एंड y एक्सिस से दिस डिस्टेंस इज L/4, तो m/, जो होगा वो आपके पास होगा p इंटू L/4। ये मोमेंट समझ में आ गए, mx m/। ठीक है, mx m/, आ गए। अब ध्यान दो, तो mx आपके पास हो गया pb/4। अब आपके पास अगर कोई सेक्शन है, ये सेक्शन है, दिस इज L एंड दिस इज B, तो इसका x एक्सिस के अबाउट जो z होगा वो होगा LB²/6। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, d की जगह लिख दूंगा LB²/6। तो सिग्मा x आएगा 3/2 P/BL। तो जो बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेस आएगी मैक्सिमम, याद रखिएगा, जो बेंडिंग की वजह से मैक्सिमम स्ट्रेस आएगी एक्स एक्सिस के अबाउट वो आएगी 3/2 P/BL। अब देखो, आप क्लास 9-10 से हम लोग करते आए हैं बाई सिमेट्री को यूज करना। देखो अगर मैं यहां पर सिमेट्री को यूज करूं तो B की जगह L आ जाएगा और L की जगह B आ जाएगा, B L की जगह B और B की जगह L आएगा। तो आप देखना कि सिग्मा Y भी यही आएगा, चाहे तो सॉल्व कर लो, चाहे तो सॉल्व कर लो सिग्मा Y। तो सिग्मा Y के लिए जो मोमेंट आएगा वो कितना आएगा आपके पास, PL/4। अब बाई एक्सिस के अबाउट जब मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैंने लिखा है, याद रखना, यहां मैंने लिखा है LB²/6, तो मैं वहां लिखूंगा BL²/6। जेड कितना लिखूंगा, BL²/6। और इसको सॉल्व किया तो मैंने देखा कि वाई एक्सिस के अबाउट बेंडिंग की वजह से भी जो मैक्सिमम स्ट्रेस आ रही है वो सेम आ रही है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट बेंडिंग लूं चाहे बाई एक्सिस के अबाउट लूं, जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आएगी वो सेम आएगी। वो क्या आएगी आपके पास, सेम आएगी। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जितनी स्ट्रेस एक्स की वजह से आ रही है उतनी ही वाई की वजह से आ रही है। ठीक है, देखिए कैसे, ये बात, चलो इस पहले इस ए पॉइंट को समझते हैं। इस ए पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस ए पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस बी की वजह से क्या आ रहा है, मतलब वाई के अबाउट की वजह से क्या आ रहा है, आप देखना वाई की वजह से यहां पर आ रहा है टेंशन, टेंशन यानी कि माइनस का सिग्मा। और इस एक्स की वजह से क्या आ रहा है, एक्स की वजह से आ रहा है कंप्रेशन यानी कि प्लस का सिग्मा। और इसके साथ में जो P/A है वो तो है ही है, तो ये दोनों क्या हो गए, खत्म हो गए।
ये वाला पॉइंट समझिएगा, अगर जिस तरीके से मैं बता रहा हूं अगर आप इस तरीके से करोगे तो बहुत शॉर्ट हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आप पहले ही एक्स एक्सिस के अबाउट बेंडिंग की वजह से मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल लो जो कि ये आ रही है, और वाई एक्सिस के अबाउट भी अगर आप स्ट्रेस निकाल लो जो कि ये आ रही है, तो दिस इज सिग्मा एक्स और इसको आप क्या मान लें सिग्मा, दोनों सेम है, दोनों सेम है। अब देखो मैं कौन कौन से एक्सिस के अबाउट, अब मैं ये सारा डिलीट कर दे रहा हूं यहां से, अब मैं केवल आपको एक्स और वाई एक्सिस दिखा रहा हूं। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसके अबाउट जब बेंडिंग होगी वाई के अबाउट, तो यहां पर क्या आएगा टेंशन। तो मान लो मैंने उसे लिख दिया माइनस का सिग्मा, टेंशन को निगेटिव लेके चल रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है, टेंशन आएगी। जबकि इसकी वजह से क्या होगी, इसकी वजह से इधर क्या आएगा कंप्रेशन, तो माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा खत्म। अब यहां डी पॉइंट पर देखना, डी पॉइंट पर एक्स की वजह से क्या आएगी यहां पर टेंशन, तो माइनस सिग्मा, और y की वजह से क्या आएगा इधर, y की वजह से क्या आएगा इधर प्लस। देखो देखो इधर एरो जा रहा है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये पूरा का पूरा सेक्शन क्या होगा कंप्रेशन में होगा, तो ये प्लस सिग्मा दोनों क्या हो गया खत्म। तो यहां भी क्या बचेगा, केवल डायरेक्ट वाला बचेगा प्लस का P अपॉन ए, यानी कि ओनली कंप्रेशन, ओनली कंप्रेशन। ठीक है, तो वही आ गया P अपॉन ए, डायरेक्ट आप निकाल दोगे, तो ये तरीका हो गया एक। तो ठीक है, ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है, आप बचा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अब देखो इधर यहां पर इसकी वजह से भी कंप्रेशन और इसकी वजह से भी कंप्रेशन, दोनों की वजह से कंप्रेशन, तो यहां क्या रहेगा P अपॉन ए प्लस 2 सिग्मा, P अपॉन ए प्लस 2 सिग्मा हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा P अपॉन ए माइनस 2 सिग्मा, क्योंकि दोनों की वजह से टेंशन है। ठीक है, एक्स की वजह से भी टेंशन है और वाई की वजह से भी टेंशन है। सिग्मा की वैल्यू क्या है ये हमने ऑलरेडी यहां पर निकाल रखी है, यहां पे निकाल रखी है। तो चारों पॉइंट पर कितनी आसानी से कितनी जल्दी हमने स्ट्रेस इस तरीके से फाइंड आउट कर ली। जल्दी बताइए, अब क्लियर हो गया, ये वाला तरीका भी क्लियर हो गया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। सही है बेटा, सही है। ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन भी समझ में आ गया। अच्छा, रॉबिन कह रहे हैं मेरे भेजे में कोई बात एक बार में नहीं आती, पर ये आ गया एक बार में। चलो भैया, 2 बार लाइक मत करना, गायब हो जाएगा नहीं तो पहला वाला भी। ठीक है, चलो ठीक है, चलो बाकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो इसमें आपका ये सोल्यूशन है ही। तो बाकी जो सबसे लेंथी सोल्यूशन है वो तो इसमें दिए हुए हैं। सर नहीं, अभी तो 7 मिनट है हमारे पास, आगे क्वेश्चन है अभी, बाकी क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the vertical face of triangular retaining wall of any h by b ratio, the eccentricity is b by 6 for dead storage condition. ठीक है, एक ट्रायंगुलर क्या है रिटेनिंग वॉल है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैकफिल को इधर मान लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इन दी वर्टिकल फेस ऑफ ट्रायंगुलर रिटेनिंग वॉल ऑफ एनी h by b रेशियो द एसेंट्रिसिटी इज b by 6 फॉर डेड स्टोरेज कंडीशन। तो ध्यान दीजिए भैया, इसका जो वेट लगेगा वो वेट कहां लगेगा, इसके सेंट्रॉइड पर लगेगा W, जो यहां से कितनी डिस्टेंस पर लगेगा b by 3 पर लगेगा। कहां पर लगेगा b by 3 पर, ये तो सोम में आपको हमेशा बताया। अब देखो जब मैं इसका टॉप व्यू देखूंगा
तो मुझे टॉप व्यू तो इसका क्या दिखाई देगा, जब मैं इसका प्रोजेक्ट प्लान लूंगा तो प्लान में तो रेक्टेंगुलर ही दिखाई देगा। बालक ऐसी होती है, अब तो मैं समझाने के लिए मुझे दूसरी तरफ से बनाना पड़ेगा। जैसे ये है ना, इस तरह से, इस तरीके से हो गया। आपको मालूम है ना कि जैसे अगर यहां पर मान लीजिए वाटर होगा, तो जब वाटर होता है तो जितना हम नीचे जाते जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है, तो हमें ऊपर एरिया कम चाहिए होता है, बॉटम में एरिया हमें क्या होता है, ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, बॉटम में एरिया ज्यादा चाहिए होता है, तो बॉटम में एरिया हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, ऊपर कम। तो ये ट्रायंगुलर का हो गया, वही चीज बनाई। तो भैया जब मैं इसे ऊपर से देखूंगा तो प्लान में तो ये रेक्टेंगुलर ही दिखाई देगा, यहां पर तो ये रेक्टेंगुलर ही दिखाई देगा। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि सेल्फ वेट के अलावा कोई और लोड आना नहीं है, और सेल्फ वेट कहां आएगा, b/3 पर आएगा, तो यहां से b/3 मतलब यहां बाउंड्री पे आ रहा है। ठीक है, तो जो भी लोड होगा वो कहां पास होना चाहिए, इस बीच में रहना चाहिए, ताकि कोई टेंशन ना आए। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है, फॉर अ ट्राइंगुलर रिटेनिंग वॉल अंडर फुल स्टोरेज लेवल retained by vertical face, the eccentricity will be b/6 only if h/v ratio is under root s, where s is the specific gravity of the material of the wall। अब इसको आपने समझना पड़ेगा, सेकंड वाले स्टेटमेंट को, आपने समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखना, जब ये फुल स्टोरेज कंडीशन होगी, तो फुल स्टोरेज कंडीशन में मान लो हमने यहां पर क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है, यहां पर हमने क्या कर रखा है, वाटर। हालांकि रिटेनिंग वॉल है, उसने सॉइल रिटेन करा है या क्या रिटेन करा है ये हमें कुछ बता नहीं रखा, तो यहां पर वाटर एज्यूम कर लिया है। ठीक है, यहां पर क्या एज्यूम कर लिया है, वाटर एज्यूम कर लिया है। तो आपको मालूम है वाटर की वजह से जो टोटल थ्रस्ट लगती है वो कितनी लगती है, हाफ गामा WH²। क्योंकि वाटर का जो प्रेशर डायग्राम होता है वो कैसा होता है, ये ट्राइंगुलर होता है ना। तो इसका जब मैं एरिया निकालता हूं, वाटर का प्रेशर डायग्राम भी क्या होगा आपके पास, ट्रायंगुलर बनेगा। तो ये क्या होता था, रो जी एच यानी कि गामा एच। तो इसका जो पूरा एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ गामा WH² हो जाएगा। तो इतना तो यार आपको एफएम में पढ़ा रखा है, ये हाफ गामा WH² हो गया, हाफ गामा WH² हो गया। वाटर लेने की वजह भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अंडर रूट एस लिखा है तो वो एस वाटर के रेस्पेक्ट में होता है, इसलिए हमें वाटर लेना पड़ेगा, और कुछ ले नहीं सकते। अब देखो इसका जो वेट लगेगा वो वेट कितना होगा, तो वो वेट होगा, अब देखो ये जो फोर्स होता है वो ये पर यूनिट लेंथ होता है, कितना होता है, पर यूनिट लेंथ। तो अंदर की ओर इसकी लेंथ हमने कितनी मान ली, 1 मीटर। अंदर की ओर इसकी जो लेंथ हमने मान ली वो कितनी मान ली, 1 मीटर। तो ये बी है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू 1। वॉल्यूम यही तो होगा, ये वाला एरिया इंटू अंदर की ओर लेंथ। तो एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू बी इंटू एच, और लेंथ हो गई 1, ये वॉल्यूम आ गया। तो जब मैं वॉल्यूम को गामा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेट। मुझे क्या मिल जाएगा, वेट। ठीक है, अब गामा क्या होगा, तो गामा हो जाएगा एस टाइम्स गामा डब्ल्यू। गामा क्या हो जाएगा, एस टाइम्स गामा डब्ल्यू, क्योंकि एस की डेफिनेशन क्या है, गामा अपॉन गामा डब्ल्यू। तो यहां से गामा क्या आ गया, एस गामा डब्ल्यू। तो हाफ बी एच, ये वॉल्यूम हो गया 1 मीटर लेंथ का, और एस गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करते तो ये वेट हो गया, ये वेट हो गया। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। जो इंपॉर्टेंट समझने वाली बात ये है, वो ये कि ये लोड यहां लग रहा है और ये वाला लोड यहां लग रहा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो यहां से पास करेगा कहीं, इन दोनों का रिजल्टेंट यहीं से जाएगा। ये तो सबको समझ में आता है कि अगर एक लोड ऐसे है और एक लोड अगर ऐसे है तो इनका रिजल्टेंट ऐसे ही कहीं जाएगा। अब ध्यान देना, ये जो वेट है इसका, ये ऑलरेडी यहां से कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है, ये ऑलरेडी b/3 पर लग रहा है। तो यानी कि मिडिल थर्ड रूल फॉलो होना है, तो इधर का मिडिल थर्ड तो ये हो गया। तो ये कहां जाना चाहिए, जो मिडिल पार्ट है उसके दूसरी साइड में।
रिजल्टेंट कहां जाना चाहिए, दूसरी साइड में। तो ये देखो ये मिड पॉइंट है, तो यहां से मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी कितनी ले सकते हैं हम लोग, b/6। तो ये जो मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी है वो कितनी होगी, b/6, और ये फोर्स ऑलरेडी b/3 पर लग रहा है, तो यहां से कितने पर हो गया, b/6 पर हो गया। ठीक है, तो ये मिड लाइन शो कर रही है, इधर भी b/2 और इधर भी b/2। टॉप व्यू में देखेंगे, टॉप व्यू में देखेंगे रेक्टेंगुलर होगा तो, टॉप व्यू में देखेंगे रेक्टेंगुलर होगा तो, समझ गए, कोई दिक्कत यहां तक। अब अगर मुझे E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि रिजल्टेंट यहां से आ रहा है, तो हमें कोई टेंशन नहीं आएगी। तो इस पॉइंट के अबाउट क्या कर दो, मोमेंट जीरो कर दो। इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट जीरो से करने से क्या होगा, कोई ओवरटर्निंग नहीं होगी, क्योंकि देखो जैसे ही एसेंट्रिसिटी इसके बाहर जाएगी, लोड जैसे ही बाहर जाएगा, ये क्या करने लगेगा, ओवरटर्न करने लगेगा, और यहां से ये उठने लगेगा, टेंशन आ जाएगी। तो अगर ये यहां से पास होता है तो ओवरटर्निंग नहीं होगी। तो इस पॉइंट के अबाउट क्या कर लो, इसका और इसका दोनों का मोमेंट ले लो। तो इसका मोमेंट कितना होगा, तो इसके मोमेंट के लिए ये जो हाइट है, ये हाइट होगी कितनी, h/3। तो दिस फोर्स इंटू h/3, और यहां से ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो b/6 प्लस b/6। तो हमने मोमेंट ले लिया, टेकिंग मोमेंट हाफ गामा WH²। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पर h 2 बार लिख दिया है ना। हाफ गामा WH² होगा, ये वाला यहां पर ये h नहीं आएगा, इंटू h/3 इजिकल्स टू ये वेट हो गया, और b/6 प्लस b/6। यहां से आप सॉल्व करेंगे, और देखो मैंने इसलिए कहा था कि वाटर क्यों लिया है, ताकि गामा W से गामा W कैंसिल हो जाए। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये रेशो मिलेगा h/b बराबर √s। ठीक है, एसेंट्रिसिटी समझ में नहीं आई और मोमेंट जीरो क्यों, ये समझ में आया, तो मैं बताऊंगा दोबारा, पहले एक बार क्लियर कर दो। तो देखो यार, यहां से हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई, इस इक्वेशन में गामा W से गामा W कैंसिल हो जाएगा, केवल इक्वेशन में बचेगा B और H। तो यहां से हमें मिल गया h/b बराबर √s। यानी कि ये कंडीशन केवल और केवल तभी फुलफिल होगी जब h/b किसके बराबर हो, √s के बराबर हो। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो फिर गड़बड़ है। बात समझ में आ गई। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था हमें इस सवाल में, मैं भी दोबारा रिपीट करूंगा जिन्हें समझ में नहीं आया, क्योंकि टाइम हो गया है, तो जो स्टूडेंट जानना चाहे वो चले जाएंगे इसका। तो फॉर अ ट्राइंगुलर रिटेनिंग वॉल अंडर फुल स्टोरेज लेवल रिटेन बाय वर्टिकल फेस, द एसेंट्रिसिटी विल बी b/6, एसेंट्रिसिटी विल बी v/6 ओनली इफ h/b रेशियो इज √s। तो सही हो गया, एसेंट्रिसिटी b/6 केवल और केवल तभी है जब h/b का रेशियो √s है। तो ये भी सही हो गया, लेकिन ये पहले वाले का क्या हुआ, एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। तो ये भी सही है और वो भी सही है, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो जिनको समझ में आ गया वो जा सकते हैं, और जिनको डाउट है वो रुक जाए। तो पहला पहला जिनको समझा, देखिए एसेंट्रिसिटी समझ में नहीं आई, तो बेटा आपको थोड़ा सा इसके लिए अपना इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा आपको। कॉलम जब चैप्टर हम पढ़ाते हैं, कॉलम, ये कॉलम है, ठीक है। तो मान लो यहां पर कोई लोड आ रहा है, लोड जो है वो सेंटर पर लगना चाहिए था, बट सेंटर पर ना लगकर कहीं और लग रहा है। तो इस लोड की वजह से बेटा इसके अबाउट क्या आता था आपके पास, ये मोमेंट आता था, ये इस तरह से क्या आता था, मोमेंट। तो मैं इसको, इस डायग्राम को बड़े सिंपल तौर पे पहले तो मैं ऐसा बनाता हूं 2D डायग्राम। तो 2D में आपको ये दिखाई देगा कि सेंटर लाइन है तो ये, बट ये लोड आपका P यहां लग रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। सेंटर से जिस डिस्टेंस पर लोड लगता है उसको कहते हैं हम लोग एसेंट्रिसिटी। तो ये आपके पास होगी एसेंट्रिसिटी, ठीक है। अब देखो जब मैं इसका टॉप व्यू देखूंगा, तो टॉप व्यू क्या है, ये टॉप व्यू है ना रेक्टेंगल, तो इसका टॉप व्यू ये दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पर जब मैं स्ट्रेस लिखूंगा तो ये होगी P/A प्लस m/z, और इस पॉइंट पर स्ट्रेस लिखूंगा तो क्या आएगा, P/A माइनस m/z। तो बेंडिंग की वजह से एक्सट्रीम में कितना आता है, m/z आता है। तो इधर कंप्रेसिव स्ट्रेस बढ़ जाएगी और इधर ये क्या रहेगा, टेंसाइल स्ट्रेस आने के चांसेस रहेंगे। जरूरी नहीं है टेंशन आए, टेंशन डिपेंड करेगा इस नंबर पर, लेकिन हम चाहते हैं टेंशन आए नहीं। तो हम चाहेंगे कि P/A माइनस m/z क्या रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे।
तो P अपॉन ए, ठीक है। अब यहां पर जो A होता है वो आपका होता है B इंटू डी, माइनस M क्या है P इंटू ई, अपॉन Z क्या होता है बी डी स्क्वायर बाई 6, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा। यहां पर हम इस लेंथ को D मानकर चल रहे हैं और इसको B मानकर चल रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मालूम था कि E शुड बी लेस देन इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, D बाई 6, सॉल्व कर लेना। तो ये मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी आती थी, ये सब आपको बता रखा है। हाँ, वही कर्न का कॉन्सेप्ट है। तो ये एसेंट्रिसिटी आपको समझ में आ गई कि लोड सेंटर से ना पास होकर जितनी दूर से पास हो रहा है वो। अब यहां पर क्या था कि आपके पास पहले ये ट्रायंगुलर प्रोफाइल था, केवल इसका अपना वेट लग रहा है। तो याद रखिएगा, जो वेट लगता है वो हमेशा कहां लगता है, सेंट्रॉइड पे लगता है। तो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहां होगा, यहां पर होगा। अब मान लेते हैं ये इसकी विड्थ हो गई बी और ये इसकी हाइट होगी h। तो बेटा ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहां होगा, यहां से b बाई 3 पर होगा, b बाई 3। अब सोचो इसे अगर मैं ऊपर से देखूंगा, कोई भी चीज अगर मैं उसको ऊपर से देखूंगा तो इसका सेक्शन कैसा दिखाई देगा, इसका सेक्शन कैसा दिखाई देगा, इसका सेक्शन रेक्टेंगुलर दिखाई देगा। तो ये क्या हो जाएगा b बाई 2, दिस इज b बाई 2 एंड दिस इज b बाई 2। अब सोचो ये लोड यहां आ रहा है एंड दिस डिस्टेंस इज b बाई 3। तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, सॉल्व कर लेना। ये डिस्टेंस आएगी b बाई 6, ये डिस्टेंस आएगी b बाई 6, b बाई 2 माइनस b बाई 3 कर लेना, तो b बाई 6 आ गए। तो अभी तो मिडिल थर्ड फॉलो कर रहा है और इसीलिए ट्रायंगुलर सेक्शन बनाते हैं। ट्रायंगुलर सेक्शन सबसे सिंपल सेक्शन होता है जिसमें अपने सेल्फ वेट की वजह से ओवरटर्निंग नहीं होती। ट्रायंगुलर सेक्शन में सेल्फ वेट की वजह से ओवरटर्निंग नहीं होगी आपकी किसी भी b अपॉन h के रेशो के लिए, क्योंकि जो वेट होगा वो हमेशा कहां होगा, b बाई 3 से पास करेगा। ठीक है, तो टेंशन जस्ट जीरो होगी। अगर हल्का सा भी लोड इधर उधर लग गया तो टॉपल कर जाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये वाली एसेंट्रिसिटी आपको समझ में आ गई। अब क्या है इसी केस में, अब मान लीजिए इसी केस में ये हो जाए, जो लोग जाना चाहें बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, और हाँ, कल प्रवीण सर की क्लास नहीं होगी जैसा प्रवीण सर ने बताया था। ठीक है, आज भी नहीं होगी और कल भी नहीं होगी, आज भी नहीं होगी और कल भी नहीं होगी। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब यहां पर क्या होगा कि जो हमने वाटर फिल किया है उसकी वजह से यहां पर हॉरिजॉन्टल फोर्स आ जाएगा और ये कितना आएगा, हाफ गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर, ये फोर्स आएगा। और ये फोर्स यहां से कितनी डिस्टेंस पर लगेगा, ये यहां से लगेगा आपके पास h बाई 3 पर, बेस से h बाई 3 पर लगेगा। क्लियर हो गया। अब ध्यान दो बेटा, इसका वेट का और इसका रिजल्टेंट कहां जाएगा, यहां जाएगा, दिस इज रिजल्टेंट। ये क्या होगा, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, रिजल्टेंट फोर्स दोनों 90 डिग्री पर है। तो याद रखना जो सेंटर से जो डिस्टेंस होती है, अब सेंटर तो ये है, इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का सेंटर तो ये है। तो रिजल्टेंट यहां से ना पास करके यहां से पास कर रहा है। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये जो एसेंट्रिसिटी है, दिस एसेंट्रिसिटी शुड बी b बाई 6, और इधर तो b बाई 6 पहले से है। तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि ये एसेंट्रिसिटी कितनी होनी चाहिए, b बाई 6 होनी चाहिए। दिस एसेंट्रिसिटी शुड बी b बाई 6। तो मंगला देवी जी समझ में आ गया आपको, मुझे इस नाम से मूवी याद आ जाती है, एक फरदीन खान की मूवी थी, इसमें हीरोइन का नाम था मंगला देवी। चलिए, तो बेटा ये एसेंट्रिसिटी हो गई, यहां से रिजल्टेंट पास होना चाहिए। ठीक है, तो रिजल्टेंट उस पॉइंट से पास करता है जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट जीरो होता है। याद रखिएगा, रिजल्टेंट उस पॉइंट से पास करता है जिस पॉइंट पर नेट मोमेंट जीरो होता है। कल स्ट्रक्चर होगा, सोम के बाद स्ट्रक्चर एज यूजुअल। बेटा पहले रिजल्टेंट का मतलब समझो, रिजल्टेंट क्या होता है।
बेटा रिजल्टेंट क्या होता है इस बात को समझो। अच्छा कल संडे है, कल संडे, हाँ मंडे को टेस्ट होगा, मंडे को टेस्ट, ट्यूसडे को स्ट्रक्चर, मंडे को टेस्ट, ट्यूसडे को स्ट्रक्चर, ठीक है। मंगला बेटा ये समझो कि ये वर्टिकल दिख रहा है आपको, ये ये वर्टिकल प्रोफाइल है, लोड नीचे लगेगा, ये वर्टिकल लोड नीचे लगेगा और ये हॉरिजॉन्टल लगेगा, तो जो रिजल्टेंट होगा वो बेटा बेस को ही तो काटेगा। ये रिजल्टेंट जब नीचे आएगा तो बेस को ही तो काटेगा ना यहां पर, तो मैं बेस के टर्म में देखूंगा ना, और बेस क्या है, बेस तो मेरा रेक्टेंगुलर है, बेस तो रेक्टेंगुलर है, तो रिजल्टेंट वहां से पास करता है जिस पॉइंट के बाद मोमेंट जीरो होता है। यार यही तो तरीका होता था रिजल्टेंट निकालने का। तो इस पॉइंट के अबाउट क्या होना चाहिए, नेट मोमेंट जीरो होना चाहिए, तो इसका मोमेंट क्या है, क्लॉकवाइज इस पॉइंट के अबाउट, और इस वेट का क्या है इस पॉइंट के अबाउट, एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, नेट मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। हाँ कर्ण के कॉन्सेप्ट के लिए रिजल्टेंट b/6 से पास करता है, ठीक है, तभी उसके अंदर का एरिया जो हो जाएगा वो कर्ण हो जाएगा, इसके बाहर जाएगा तो टेंशन आ जाएगी, इसके बाहर जाएगा तो टेंशन, तो ये कर्ण एरिया आ जाएगा आपके पास। मुझे बताइए ये बात समझ में आ गई। देखो रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या होता है कि अगर मैं इन दोनों को हटा दूं, अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स को हटा के एक सिंगल फोर्स से डिफाइन कर दूं, तो ये सिंगल फोर्स जिस भी पॉइंट से जाएगा उस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, मोमेंट जीरो, बिकॉज मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। अब ये रिजल्टेंट अगर इस पॉइंट से पास हो रहा है तो इस पॉइंट के बाद मोमेंट जीरो होगा ही होगा, ठीक है। रॉबिन शर्मा अगर बेसिक वीक है तो आप विजन बैच ज्वाइन करो, ठीक है, विजन बैच ज्वाइन करो, जितने भी बेसिक है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। एक साल के कोर्स की फीस जो है वो मात्र 3,000 रुपया है, जिसमें आपको प्री मेंस कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, जिसका डाउट था बताओ जल्दी से, ये समझ में आ गया। तो रिजल्टेंट अगर यहां से पास करेगा तो यहां के बाद मोमेंट जीरो होना चाहिए, तो मोमेंट जीरो करने के लिए इसका क्लॉकवाइज और इस W का एंटी क्लॉकवाइज दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है। चलिए ठीक है, अब वेट निकालना कैसे होता है, तो वेट निकालने के लिए एरिया इनटू लेंथ से वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं मास, और मास को जी से मल्टीप्लाई करते हैं, वेट आ जाता है। प्रियंका जी अगर पहले भी क्लियर नहीं था तो बता देना चाहिए था ना, हम तो दोबारा क्लियर कर देते। विश्वजीत बेटा ये तो खुद करो यार, ई बराबर क्या होता है, लास्ट क्लास में करवाए हुआ सोम की लास्ट क्यूआरपी देखना, ये बताया हुआ ई बराबर 2g इंटू 1 प्लस म्यू होता है। एक बार म्यू को 0 रख देना और एक बार म्यू को 0.5 रख देना, आ जाएगा जी का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, शाबाश, कोई बात नहीं बेटा। अगर खैर मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिनको भी लगता है कि एक साल की फीस 3,000, अगर फाइनेंशियल कंडीशन पुअर का, अगर एक बीटेक बच्चा, अगर एक बीटेक स्टूडेंट, मैं सही बता रहा हूं, अगर 3,000 रुपए के लिए भी अगर वो ये कहता है ना मैं फाइनेंशियली वीक हूं, तो बुरा मत मानना बेटा, फिर क्या करोगे जिंदगी में, क्यों 3,000 रुपए यार। तुम अगर वास्तव में फाइनेंशियली वीक हो यार, 10th क्लास की, 9th क्लास की, 8th क्लास की ट्यूशन पढ़ाओ मेरे भाई। इस कमी से अपने आप को जिंदगी भर के लिए मत झेलो, ट्यूशन पढ़ा लो। अगर आप आज की डेट में 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओगे ना, 500 रुपए महीना तो कमाओगे, 2 महीने 4 महीने में कमा लोगे 3,000 रुपए। बीटेक करने के बाद में हमें कम से कम इतना सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, इतना सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए कि आप कम से कम ये ना कहो। मैं जब बीटेक कॉलेज में था, मैंने कॉलेज में 65,000 की अपाचे ली थी अपने पैसे से। मैं कॉलेज में था तो 65,000 की अपाचे ली थी अपने पैसे से, और 32,000 का उस समय एक नोकिया का फोन आता था N97, ठीक है, वो मोबाइल लिया था अपने पैसे से, ठीक है। तो भाई आप बीटेक होल्डर हो यार, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, ये तो मतलब एक्सेप्टेबल ही नहीं है अगर कोई ये कहता है, अगर कोई ये कहता है, क्योंकि इस चक्कर में अपना एक साल खराब कर लोगे। पंजाब की एक फॉर्म की फीस सही में 3,000 रुपए थी, एक ढंग की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करोगे आप मेडिस IAS मास्टर की, तो 1,000-1,200 रुपए से कम की नहीं आएगी।
मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोर्स फ्री में भी दे दूंगा, अगर आप मुझसे कहोगे कोर्स फ्री में मिल जाएगा, बात उसकी नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब एक बीटेक स्टूडेंट ये बात करता है बीटेक करने के बाद में, तो यार मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर दिक्कत है तो भाई आप दिन में 24 घंटे होते हैं, हर समय पढ़ते थोड़ा ना रहते, 2-3 घंटे कुछ काम करो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, उससे आपका कॉन्फिडेंस। रॉबिन शर्मा बेटा बात समझने की नहीं है, आप समझो अपने कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरत है। जिस दिन तुम खुद पैसे कमाने लगोगे ना, थोड़े से पॉकेट मनी के लिए पापा से नहीं मांगना पड़ेगा, जिस दिन पापा से नहीं मांगना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस खुद बहुत हाई हो जाएगा। ये तो मैं, ठीक है, ये तो मैं आपको केवल आपके कॉन्फिडेंस के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं केवल आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक बहुत जनरल बात कर रहा हूँ, ये हमारे खुद के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होता है कि अगर हम मतलब कुछ कर सके। अभी इनफैक्ट मेरी कल परसों किसी से बात हो रही थी, एक आईएएस मास्टर के हमारे एक स्टूडेंट एक है, उनसे बात हो रही थी, तो ऐसे ही वो कंचन ठाकुर सर के बारे में बताने लगे कि सर के पास कोई भी मतलब जाता है ना और ये कहता है कि सर डिस्काउंट कर दीजिए फीस में, बहुत ज़्यादा नहीं पे कर सकते, तो वो कहते हैं कि यार जरूरी थोड़ा ना इसी साल सिलेक्शन लो, अगले साल ले लेना, इस साल कमाओ, अगले साल आ जाना, अगले साल सिलेक्शन ले लेना, क्या दिक्कत है। कि अभी से अगर कि अगर इस तरह की हैबिट बनाओगे तो आगे जाकर क्या होगा। अब देखो कह रहे हैं रॉबिन सर घर पे खर्चा मेरे कोचिंग के पढ़ाने से चलता है, हाँ तो ये वाली बात है ना, तो ये तो अब अच्छी बात हुई ना, ये सही बात की नहीं की। N97 आया था, उसमें स्लाइडर कीबोर्ड था, फुल कीबोर्ड था स्लाइडर वाला। सर लॉकडाउन में तो पापा के कैश पे ऐश हो रही है। हाँ ये तो है थोड़ा सा। ठीक कोई बात नहीं, चलो तुम मुझसे कांटेक्ट करना, मेरा नंबर तो है ही आपके पास, ठीक है। बाकी किसी को कोई भी दिक्कत होती है, मैं हेल्प करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मेरा नंबर आपके पास है 7409970758। और बहुत से स्टूडेंट्स को किया भी है, ऐसा नहीं है, बहुत स्टूडेंट्स को किया भी है। और इनफैक्ट कुछ लोग भी हेल्प कर रहे हैं, जैसे ब्रिजेश यादव जी हैं, उन्होंने भी अभी हेल्प की थी कि सर अब मेरे को बताइएगा अगर कुछ बच्चों की हेल्प करनी हो तो ऐसा नहीं है ना। इस नंबर पर कांटेक्ट करो अगर कोई भी दिक्कत है तो, ठीक है। कोर्स लेना है, फाइनेंशियल दिक्कत है, 100% फी एक बार में नहीं दे सकते, जेन्युइन प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बताइए, जितनी हेल्प मुझसे हो सकेगी उतनी की जाएगी। हाँ देखो वीटो भी है आईएएस मास्टर से, और वो सही है। अच्छा पता है मुझे पहले अजीब लगा, फिर उनकी बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, जो बात बताई उन्होंने, वो तो उन्होंने ये कहा कि सर ये बोलते हैं कि अभी से मतलब कोई भी बच्चा देखो गलत शब्द मत लेना, गलत शब्द मत लेना। वो ये कहते हैं कि अगर मतलब एक बीटेक पास बच्चे में अभी से इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मतलब वो उसको किसी के आगे ना मतलब इस तरीके से कहना पड़ रहा है, तो इसके उसके खुद के कॉन्फिडेंस के लिए नहीं। लेकिन वही लड़का अगली बार आएगा और कमा कर आएगा, खुद से कुछ करने का सोचेगा कि यार वास्तव में मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो मैं कहीं से अर्न करूं। और जब वो कोचिंग करेगा तो एक तो उसे पैसे की वैल्यू पता होगी, जब वो कमा के आएगा और फिर फीस देगा तो उसे एक एक रुपए के लिए उसने मेहनत की है तो वो उस कोचिंग का फुल यूटिलाइज करेगा। दूसरा उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा कि यार मैं जो हूं वो अपने दम पर हूं, किसी के मदद पर डिपेंड नहीं। ठीक है, चलो खैर आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी मेरी बात को कोई भी गलत वे में मत लीजिएगा, मैं हर तरह से हेल्प के लिए तैयार हूँ। बस केवल ये कोई जनरल बातें होती हैं कि मतलब थोड़ा सा हमारा एटीट्यूड दूसरे तरीके का होना चाहिए। ठीक है, चलिए गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं मंडे को, टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। फुल लेंथ टेस्ट होगा, मैंने पहले बोल दिया था, मंडे को इस बार फुल लेंथ टेस्ट होगा। हर सब्जेक्ट के आपको 8-10 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, हर सब्जेक्ट के। तो इसलिए पूरे अच्छे से सारे सब्जेक्ट रिवाइज करके आइएगा।